हेलो बच्चों, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है। एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। मैं बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ। उसमें हम अमेरिका का संविधान पढ़ रहे हैं और कल हमने अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में अध्ययन किया था और आज हम राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो दुनिया का सबसे बड़ा शासक माना जाता है और इसी संदर्भ में ब्रोगन ने कहा है कि राष्ट्रपति सदैव चालक का कार्य करता है या ब्रेक का। वह कभी भी अतिरिक्त पहिया नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि या तो वह शासन को चलाएगा या फिर वो नहीं होगा तो उसमें ब्रेक लग जाएंगे, लेकिन वो कभी भी अतिरिक्त पहिया या स्टेफनी का कार्य नहीं करेगा। सर हेनरी मैन का भी कोटेशन है, ब्रिटेन का सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं। फ्रांस का राष्ट्रपति न तो राज्य करता है न शासन करता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों कार्य करता है। वो राज भी करता है और शासन भी करता है। अब जो अमेरिकी राष्ट्रपति है वो वैधानिक कार्यपालिका राष्ट्र का नेता होने के साथ साथ दलीय नेता के रूप में भी जाना जाता है। अब जो राष्ट्रपति है उसकी शक्ति में वृद्धि के कारण हम देखेंगे। जब संविधान निर्माण किया था तब संविधान निर्माताओं ने लिखा था कि जो संविधान का अनुच्छेद 2 है उसमें लिखा था कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो ये बहुत संक्षिप्त में लिखा था और उस समय ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ राष्ट्रपति की शक्ति में वृद्धि होती चली गई। तो संविधान में तो बहुत सीमित शक्ति दी थी, लेकिन समय और परिस्थितियों के कारण उसमें वृद्धि होती चली गई। अब उसका पहला कारण है संकटकालीन व्यवस्था। हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब उसके कारण आर्थिक मंदी उत्पन्न हुई, कोरिया संकट था, क्यूबा संकट था, वियतनाम युद्ध था, खाड़ी युद्ध, ईरान इराक युद्ध आदि ऐसे संकट थे जिनके कारण राष्ट्रपति की शक्ति में वृद्धि हुई तथा कांग्रेस ने भी इसका विरोध नहीं किया, यानी कांग्रेस ने भी उसको पूरा सपोर्ट किया। तो हमें पता है कि युद्ध के समय सारी जो शक्ति है वो कार्यपालिका में निहित हो जाती है। इस कारण अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों में काफ़ी वृद्धि हो गई थी। दूसरा है दलीय प्रथा का उदय। दलीय प्रथा के उदय होने के कारण राष्ट्रपति व कांग्रेस में सहयोग उत्पन्न हो गया। अब उसका दल उसकी नीतियों का समर्थन करने लगा। अब राष्ट्रपति जिस दल का है और उसी दल का बहुमत अगर सीनेट में है तो ऐसी स्थिति में सीनेट उसकी नीतियों का समर्थन करने लगी। तीसरा है परिपाटियाँ। राष्ट्रपति महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ करता है और उसके लिए सीनेट की अनुमति आवश्यक है, किंतु सीनेटोरियल शिष्टाचार के कारण सीनेट स्वीकृति दे देती है। यानी नियुक्तियाँ राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है लेकिन अनुसमर्थन सीनेट से मिलता है, लेकिन सीनेटोरियल शिष्टाचार वहाँ पर पाया जाता है, इसके कारण सीनेट स्वीकृति दे ही देती है। आगे है राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव। अब राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष सा हो गया है और वह जनता से सीधी अपील करता है, अपना प्रचार प्रसार करता है और इसके द्वारा वह जनमत तैयार कर लेता है। अब कांग्रेस राष्ट्रपति के पक्ष में शक्तिशाली जनमत देखती है तो वह उसकी बात को मान लेती है। और इसी तरह से है न्यायिक निर्णय। मायर्स मुकदमे ने राष्ट्रपति के उन पदाधिकारियों को पद से हटाने की शक्ति की पुष्टि की है जिन्हें वह नियुक्त करता है और निहित शक्तियों के सिद्धांत का विकास भी इन्हीं से हुआ है। कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति के द्वारा जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है उनको हटाने का कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो मायर्स मुकदमा है उसमें न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि जो नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं उनको हटाने का कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अगला है कांग्रेस के अधिनियम। कांग्रेस ने समय समय पर 1933 में, 1941 में और 1953 के अधिनियम पारित किए जिससे राष्ट्रपति की शक्ति में वृद्धि हुई। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। पहली है कार्यपालिका शक्ति। उसमें पहला है कानूनों का क्रियान्वयन।
अब कानून निर्माण का कार्य तो हमें पता है कि व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस के द्वारा किया जाता है और वह कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों को पूरी तरह से लागू करने का कार्य करती है और उन्हें लागू करने के लिए वह विभिन्न विभागों को आदेश और निर्देश प्रसारित कर सकती है या करती है। दूसरा है प्रशासन का संचालन। अब देश में शांति व व्यवस्था बनाए रखना एवं संपूर्ण प्रशासन का संचालन करना राष्ट्रपति का कार्य है और वह प्रत्येक विभाग के अधिकारियों से किसी भी विषय पर प्रतिवेदन मांग सकता है। अगला है नियुक्तियों से संबंधित शक्ति। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि कांग्रेस के निश्चयों व कानूनों को क्रियान्वित करे और राजकीय नियुक्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो उच्च स्तरीय नियुक्ति और दूसरी है निम्न स्तरीय नियुक्ति। जो उच्च स्तरीय नियुक्ति हैं उसमें निम्न सदस्य होते हैं, कैबिनेट के सदस्य, राजदूत, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आदि होते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सिद्धांततः तो राष्ट्रपति को जो सीनेट के परामर्श एवं पूर्व स्वीकृति से नियुक्ति करनी चाहिए, कि सिद्धांत में तो ये होता है कि पहले ही राष्ट्रपति सीनेट से नियुक्ति करने से पूर्व पूछ ले, लेकिन व्यवहार में उल्टा होता है कि नियुक्तियां पहले कर दी जाती हैं और बाद में सीनेट उनकी पुष्टि करती है और सामान्यतः सीनेट का अनुसमर्थन मिल ही जाता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति सीनेटोरियल शिष्टाचार का पालन करता है। इसका आशय यह है कि किसी राज्य के संघीय अधिकारियों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति उस राज्य के सीनेटरों से मंत्रणा कर लेता है और इसे ही सीनेटोरियल शिष्टाचार कहा जाता है। कहने का अर्थ है कि जब उच्च स्तरीय नियुक्तियां की जाती हैं तो जिन संघीय अधिकारियों की नियुक्ति करनी होती है तो वो जिस राज्य से संबंधित होते हैं वहाँ के सीनेटरों से मंत्रणा राष्ट्रपति पहले कर लेता है, अतः बाद में सीनेट का अनुसमर्थन उनको प्राप्त हो जाता है। और आगे है कि जो अंतरिम नियुक्ति भी है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है उसका अधिकार क्षेत्र और बढ़ जाता है। जब सीनेट का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है और किन्हीं नियुक्तियों की आवश्यकता होती है, यानी कोई नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जानी आवश्यक होती है, तो ऐसी स्थिति में जब अधिवेशन नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए नियुक्ति कर लेता है और जब सीनेट उन नियुक्तियों को स्वीकार कर लेती है तो वो अंतरिम न रह के स्थायी हो जाती हैं और यदि सीनेट उन्हें स्वीकार नहीं करे तो और उसकी बैठक समाप्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में वो नियुक्ति भी समाप्त हो जाती है, यानी वो अंतरिम रह जाती है। आगे है सेवा से पृथक करने की शक्ति। अब नियुक्ति करने में तो राष्ट्रपति को सीनेट की सहमति के अनुसार कार्य करना पड़ता है और यानी अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, लेकिन सार्वजनिक अधिकारियों को पद मुक्ति के संबंध में संविधान ने उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। इस क्षेत्र में राष्ट्रपति स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकता है, यानी वो स्वतंत्र है किसी भी उच्च अधिकारी को पद से हटाने के लिए। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी मेयर्स नामक विवाद में यह फैसला दिया था कि राष्ट्रपति की पदच्युति की शक्तियों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, यानी अगर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है तो वो पद मुक्ति भी कर सकता है और उसके लिए सीनेट के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता नहीं होगी। आगे है कैबिनेट का नेतृत्व। राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। वह मंत्रिमंडल का स्वामी होता है और वह किसी भी मंत्री को मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर सकता है और किसी भी समय हटा सकता है, जो कि संसदीय प्रणाली से भिन्न होता है जैसे कि ब्रिटेन में है। और अगला है सेना प्रमुख के रूप में। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति युद्ध व शांति दोनों ही के समय सेना का अध्यक्ष होता है और सेना अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति जब भी आवश्यक समझे इस प्रकार की सेनाओं को कार्य करने के लिए आदेश दे सकता है, यानी राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है
कि वह शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए वह सेनाओं को आदेश दे सकता है और वही उच्च सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है। धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।